गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जिक्र किया था ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। हमारा आज का विषय रहेगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर या ओजोन परत का ह्रास। बच्चों, ओजोन हमारी प्राणवायु जो ऑक्सीजन है उसका ही एक अन्य रूप है। ऑक्सीजन गैस जो है उसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, जबकि ओजोन गैस के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। इतना सा फर्क है। और उष्णकटिबंध में पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर स्थित है, वहाँ पर इसकी उपस्थिति है। उच्च ऊर्जा वाली पैराबैंगनी प्रकाश किरणों की उपस्थिति में जो है वहाँ पे ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं और इन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से ओजोन परत जो है, ओजोन गैस जो है वो बनती है। तो ओजोन गैस जो है 23 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारे वायुमंडल में मौजूद है। 48 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते जो है बहुत विरली रह जाती है ये। तो ओजोन परत की हमारे वायुमंडल में एक अहम भूमिका है, क्योंकि ये ओजोन गैस ही है जो कि सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को रोकती है, उनको अवशोषित कर लेती है ये। और ये अवशोषण जो है हमारे वायुमंडल में 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे अधिक होता है। और इस परत का तापमान जो है समताप मंडल में पाई जाती हैं, जैसे मैंने बताया पहले। तो 16 डिग्री प्रति किलोमीटर की ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है इसकी वजह से बढ़ जाता है पैराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण। और कहने का अभिप्राय है कि एक रक्षा कवच का काम करती है हमारी धरा के लिए। पृथ्वी का एक छाता है समताप मंडल में ओजोन गैस की उपस्थिति, क्योंकि अगर वायुमंडल में ओजोन गैस नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। तो हमारा विषय है ओजोन परत का ह्रास। तो किस आधार पर हम कह रहे हैं कि ओजोन परत जो है वो उसका में कमी आ रही है या उसमें छिद्र हो रहा है? तो ओजोन परत के छिजने के जो हैं, उसके डिप्लीशन के जो हैं सबसे पहले प्रमाण 1960 के दशक में आए थे, जब यूएसएसआर ने जो सैटेलाइट्स छोड़े थे उनके द्वारा सुपरसोनिक वायुयानों के द्वारा 1970 में फिर इसकी पुष्टि हुई। लेकिन पहला ठोस प्रमाण जो है ओजोन परत के छिजने का 1985 में, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपके सवाल, 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे फोरमैन ने दिया था। सबसे पहले ये बताया था कि ओजोन परत जो है उसमें कमी आ रही है ओजोन गैस में। फोरमैन ने ये बताया था कि बसंत ऋतु में जो है अंटार्कटिक या जो आपका दक्षिणी ध्रुव के पास है अंटार्कटिक महाद्वीप, उसके ऊपर ओजोन परत में 40% की कमी आ जाती है बसंत ऋतु में। इसके अलावा जो नवीनतम शोध हैं वो भी बताते हैं कि अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन में बना छेद जो है वो बड़ा होता जा रहा है। साथ ही कनाडा, पश्चिमी यूरोप, रशिया, न्यू इंग्लैंड का उत्तरी भाग, स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, इनके ऊपर भी जो है विशाल छिद्र बनने की आशंका जताई जा रही है ओजोन परत में। इसके अलावा नासा के अनुसार भी 1992 के अंत तक एशिया, यूरोप, अमेरिका के कुछ भागों में जो है ओजोन परत में 40% कमी आ गई थी। इसके अलावा यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर भी ओजोन के ऊपर छिद्र बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो क्यों बन रहा है छिद्र, क्यों हो रहा है ओजोन परत का ह्रास? ओजोन परत का सबसे ज़्यादा विनाश जो है वो करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आती है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो कारखानों द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाती है। हालांकि ये गैस जो है अप्रज्वलनशील गैस है और अविषाक्त है, नॉन टॉक्सिक भी है।
और इस गैस के अंदर जो है कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इसके परमाणु जब वायुमंडल की ऊपरी सतह तक पहुंचते हैं तब सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो हैं वो CFC अणुओं को तोड़ देती है। इसके परिणाम स्वरूप क्लोरीन अन्य परमाणुओं से अलग होकर ओजोन के अणुओं से प्रतिक्रिया करती है और उसको ऑक्सीजन में बदल देती है। इसका अर्थ क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को नष्ट कर देता है और इस तरह से ओजोन गैस के लिए बहुत घातक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 4 ओजोन का नाश करने वाले, ओजोन का क्षरण करने वाले रसायनों की पहचान हो चुकी है। ये 4 कौन से रसायन हैं ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। हेजोन 1202, इसका इस्तेमाल जो है, ये रसायन है, इस रसायन का प्रयोग सेना के वायुयानों और टैंकों में किया जाता है। दूसरा रसायन है वो है 6 ब्रोम 2 मेथॉक्सी नेप्थालीन। इसका प्रयोग जो है हम अपने एग्रीकल्चर में, कृषि में करते हैं फ्यूमिग्रेंट मेथिल ब्रोमाइड के निर्माण में किया जाता है, जिसको आप खेती में जो आप स्प्रे करते हो, धुआं करते हो, उसमें। तीसरा है इसी में एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। 1997 में जो है इस रसायन को संयुक्त राज्य पर्यावरण सुरक्षा अधिकरण ने ओजोन क्षरण करने वाले तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके अलावा एक और है जिसको कहा जाता है हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन, और ये जो है एक सॉल्वेंट है, एक विलायक है, जिसे PVC के उत्पादन के दौरान जो है सह उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। और सबसे अधिक घातक जो है इन चारों में से वो है ब्रोमाइड। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है वो सबसे अधिक घातक है। अब जिक्र कर लेते हैं ओजोन परत को नष्ट करने वाले कौन कौन से उद्योग हैं। तो सबसे पहला है रेफ्रिजरेशन के कारण प्रशीतलन, एयर कंडीशनर्स, जो आप हेयर डाई का इस्तेमाल करते हो वो, जो सुगंध का छिड़काव करने से जो है, इन सारी चीज़ों के प्रयोग से, इन सारी से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है हमारे वायुमंडल की ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। इसके अलावा वायु विलय, या जिसको कहते हैं एरोसोल प्लास्टिक, पेंट और जो फर्टिलाइजर्स का निर्माण करने वाले कारखाने हैं, उनसे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है बहुत बड़ी मात्रा में वायुमंडल में छोड़ी जाती है। तीसरा है एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल्स, फार्मेसी उद्योगों में भी बहुत बड़े पैमाने पर इस गैस का उत्पादन होता है। इसके अलावा हवाई जहाज़ों से भी ये गैस रिसती है। आसमान में 15 से लेकर 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले जो सुपरसोनिक विमान हैं वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस छोड़ते हैं। इसके अलावा जो अणु बम का विस्फोट है उससे, वो भी हमारी ओजोन परत के लिए बहुत घातक है। तो इस तरह से हमारी ओजोन गैस को बहुत क्षति पहुंचा रही है मानव की बढ़ती हुई ये हस्तक्षेप। अब है कि ओजोन छिद्र जो है उसके हाथ से, उसके छिजने से जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी धरा पर, मनुष्य पर, अन्य जीवों पर, जलवायु पर, हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर।
इसके क्या प्रभाव है। तो पहले देखते हैं कि मनुष्य पर क्या प्रभाव है। कि यदि ओजोन परत में ओजोन गैस 1% भी घटती है तो हमारी पृथ्वी पर त्वचा कैंसर के 2% केस बढ़ जाएंगे और बढ़ ही रहे हैं अभी। इसके अलावा त्वचा के कैंसर की संभावनाएं जो हैं वो गोरी चमड़ी वाले लोगों में अधिक होती हैं, चूँकि ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में मेलानोमा नामक कैंसर से मरने वालों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं वो त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी होती हैं, और ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो अगर ओजोन परत ही वायुमंडल से लुप्त हो जाएगी तो कैंसर के पेशेंट्स जो हैं धरातल पर बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा ओजोन परत की कमी से मोतियाबिंद या आँखों के जो हमारे लेंस होते हैं उसमें धुंधलापन, अंधापन या असाध्य दृष्टि रोग जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। अगर ओजोन में 12% तक की कमी आ जाती है तो पूरी दुनिया में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग अंधे हो जाएंगे। इसके अलावा पराबैंगनी किरणें मनुष्य के जेनिस को भी, गुणसूत्रों को भी नुकसान पहुंचाती हैं, मनुष्य के शरीर में आनुवांशिक अवरोध पैदा करती हैं। तो इससे आने वाली जो पीढ़ी है वो मानसिक रोगी, विकलांग या विक्षिप्त भी हो सकती है। इसके अलावा इन किरणों में मानव में प्रतिरोधक क्षमता या रेजिस्टेंस पावर जिसको कहते हैं, इन किरणों से उसका ह्रास हो जाता है, और उसके कारण जो है आजकल फैली हुई हैं, उसके कारण जो है आपकी छूत की या संक्रामक रोगों की आशंका जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा नगरों में विशेषतः जो आपके औद्योगिक केंद्र हैं उनके नज़दीक जो है स्मोग की स्थिति या धूम कोहरा जो है उसकी स्थिति बन जाती है, और लोगों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसके कारण। तो ये तो बात रही मनुष्य पर जो है ओजोन के छिंचने का क्या प्रभाव रहेगा। अब जिक्र करते हैं कि कृषि पर या वनस्पति पर क्या प्रभाव रहेगा। तो 250 से लेकर 350 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे पौधों में होने वाली जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है। उससे जो है कृषि का उत्पादन घट जाएगा और दूसरी वनस्पतियां जो हैं उनकी बढ़ोतरी पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव रहता है। जैसे मछलियां हैं, मछलियों का मुख्य खाद्य पदार्थ है पलवक या प्लैंकटन जिसको आप कहते हैं। तो पराबैंगनी किरणों का जब रेडिएशन होगा उससे जो है पलवकों को नष्ट कर देगा वो। इससे जो है मछलियों की खुराक कम हो जाएगी और वो भूख से जो है वो मरने लग जाएंगी। और इन्हीं पराबैंगनी किरणों के प्रभाव के कारण जो है दक्षिणी चिली में कई भेड़ें जो हैं वो भी अंधी हो गई थी। इसके अलावा जलवायु पर प्रभाव, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि धरती से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ओजोन परत स्थित है, और जो कि लगभग 2% सूर्यातप को अवशोषित करती है। तो इससे जो है इस परत का तापमान ऊपर उठने लग जाता है। जब ये 2% सूर्यातप को अवशोषित करती है तो 16 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से इसका तापमान जो है बढ़ता है। और इसी ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम भी प्रभावित होते हैं जो कि हमारी मॉनसून प्रणाली को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर जब चेंजेस आएंगे तो हमारे जलवायु में भी जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे और मिल रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से हम कैसे बचें, या ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, जो ये छिज रही है, उससे होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचें। तो मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। एक तो है कि जो ओजोन परत में छेद करने वाले जो रसायन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो केमिकल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं,
और पर्टिकुलरली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसके उत्पादन में और उसकी कंजम्पशन में, उसके उत्पादन और उपभोग में जो है प्रभावी ढंग से हम कमी लेके आए। पहला तो ये हमारा प्रयास हो सकता है। दूसरा है ओजोन को नष्ट करने वाले जो रसायन हैं उनकी जगह उनकी और हम अल्टरनेट या और विकल्प ढूंढें, तो हम जो है काफ़ी हद तक पैराबैंगनी विकिरण से होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। और इस दिशा में पहल करने का जो उत्तरदायित्व है वो उत्तरी गोलार्ध के देशों को है। उत्तरी गोलार्ध के देश जो हैं विश्व के कुल क्लोरोफ्लोरो कार्बन के उत्सर्जन में 90 से लेकर 95% तक के भागीदार जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, और उसमें भी पर्टिकुलरली पश्चिमी यूरोप और आपका यूएसए जो है उसका अहम रोल है। तो उन्हें जो है अपनी जिम्मेवारी तय करनी होगी और इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपभोग और उत्पादन से जो है वो बचना होगा। तभी जो है हमारा ओजोन गैस का जो क्षरण हो रहा है उस पर कुछ हद तक हम काबू पा सकते हैं। धन्यवाद।